नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में हम विकास का अध्ययन कर रहे थे और पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने बाल्यावस्था की जो परिभाषा, विशेषता एवं शिक्षा का जो स्वरूप था उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, पढ़ाए हुए तथ्य यदि आप सभी को समझ में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी वगैरह रह जाती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं किशोरावस्था का। किशोरावस्था, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना है कि किशोरावस्था का आयुकाल। किशोरावस्था का आयुकाल, दोस्तों किशोरावस्था का जो आयुकाल है वो टीन एज स्वीकार किया है। टीन एज का मतलब कि किशोरावस्था 13 से लेकर 19 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था 13 वर्ष से शुरू होती है और 19 वर्ष तक चलती है। कि शिशुअवस्था का आयुकाल हमने पढ़ा था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था का जो आयुकाल था वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। और दोस्तों किशोरावस्था का जो आयुकाल है वो कितना स्वीकार किया है, वो 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। और एक ही शब्द में याद रखे तो मान लेते हैं टीन एज। टीन यानी 13 से शुरू होता है, 19 पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इस किशोरावस्था को दोस्तों अंग्रेजी भाषा में, कौन सी भाषा में? किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। और इस एडोलसेंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का एक शब्द एडोल्सियर से हुई मानी जाती है। एडोल्सियर से हुई मानी जाती है। दोस्तों एडोल्सियस का जो अर्थ होता है वो होता है, एडोल्सियस का जो अर्थ होता है परिपक्व रूप में विकसित होना। परिपक्व रूप में विकसित होना। परिपक्व रूप में क्या होना दोस्तों? विकसित होना। तो किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। दोस्तों एडोलसेंस की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एडोल्सियर से मानी जाती है। और एडोल्सियर्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? परिपक्व रूप में विकसित होना। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है, वो लगभग शिशुअवस्था में हो जाता है। बाल्यावस्था में भाषाई विकास सर्वाधिक होता है, बाकी अन्य विकास में स्थायित्व आ जाता है। लेकिन दोस्तों जब बालक किशोरावस्था को प्राप्त करता है तब वो क्या करता है? अपनी संपूर्ण स्थितियों में परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। तो परिपक्व रूप में बालक कौन सी अवस्था में आकर विकसित होता है दोस्तों? किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्सियर से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्व रूप में विकसित होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किशोरावस्था का जो विकास है दोस्तों, इस किशोरावस्था का जो विकास, किशोरावस्था का विकास, किशोरावस्था के विकास को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत। दोस्तों त्वरित विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है स्टेनले होल। त्वरित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन है स्टेनले होल। और स्टेनले होल की जो पुस्तक है उसका नाम भी एडोलसेंस है। क्या नाम है भाई? एडोलसेंस, ठीक है। स्टेनले होल स्वीकार करता है कि किशोरावस्था में बालक का विकास, कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक का विकास, किशोरावस्था में बालक का विकास अकस्मात होता है।
दोस्तों अकस्मात का अर्थ होता है अचानक से। किशोरावस्था में एक बालक का जो विकास होता है वो अकस्मात यानी अचानक होता है, त्वरित होता है। त्वरित का अर्थ ही अकस्मात या फिर अचानक से होता है। तो ये बात किसने स्वीकार की? स्टेनले हॉल ने। विकास को, किशोरावस्था के विकास को दो भागों में बांटा। पहला सिद्धांत दिया त्वरित विकास का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने, पुस्तक का नाम था एडोलसेंस। ठीक है, स्टेनले हॉल स्वीकार करता है कि किशोरावस्था में बालक का विकास है वो अकस्मात अर्थात अचानक से होता है। शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में आकर वो रुक जाता है। लेकिन जब बालक किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है और पूर्व किशोरावस्था यानी 13 वर्ष से लेकर जब 16 वर्ष तक गुजरता है, तो 16वें वर्ष तक जब बालक को देखते हैं, यदि हम ऐसा कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में कोई बालक 4 फीट का है, तो वो जब 16 वर्ष का होता है, 16 वर्ष का होने के बाद में वो 6 फीट का हो जाता है। यानी 4 फीट की लंबाई बढ़ने में तो उसको कितना समय लगा? 12 वर्ष का समय लगा। और 2 फीट की लंबाई मात्र 3 वर्ष में बढ़ गई। इसका मतलब किशोरावस्था में आने के बाद में उस बालक का विकास है वो कैसा हुआ? अकस्मात अर्थात अचानक से होता है। ये कौन स्वीकार करता है दोस्तों? स्टेनले हॉल। दूसरा सिद्धांत है वो है कर्मिक विकास का सिद्धांत। कर्मिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों कर्मिक विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्ग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्ग और किंग। कर्मिक विकास का सिद्धांत है उसका प्रतिपादक थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्ग और किंग को माना गया है। थॉर्नडाइक ने स्वीकार किया कि किशोरावस्था में बालक का विकास है, किशोरावस्था में बालक का विकास त्वरित न होकर कर्मानुसार होता है, यानी कर्म के अनुसार होता है, कर्मानुसार होता है। ठीक है भाई। तो कर्मिक विकास का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्ग और किंग के द्वारा दिया गया। दोस्तों थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्ग और किंग मानता है, स्टेनले हॉल मानता है अचानक से होता है। इन्होंने इनकी परिभाषा को नकार दिया और सिद्धांत है कर्मिक विकास का सिद्धांत है। और इन तीनों विचारकों का मानना है कि किशोरावस्था में बालक का विकास है वो कर्मानुसार होता है, अचानक से नहीं होता है। वो कैसे होता है? कर्मानुसार होता है। कैसे? जैसे बाल्यावस्था में बालक 4 फीट का है, तो बाल्यावस्था के बाद में वो किशोरावस्था को प्राप्त करता है, तो उसके बाद में वो 4.5 फीट का होता है, उसके बाद में 5 फीट का होता है, 5.5 फीट का होता है। ऐसा करते करते कर्म के अनुसार बढ़ता है और कर्म के अनुसार बढ़ता हुआ वो 6 फीट का होता है। अचानक से 13वें वर्ष में प्रवेश करते वो 6 फीट का कभी नहीं होता है। तो किशोरावस्था में जो बालक का विकास है वो अचानक से नहीं होकर कर्मानुसार होता है। ये कौन स्वीकार करता है? थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्ग और किंग स्वीकार करता है। दोस्तों किंग ने एक परिभाषा दी है। किंग ने क्या दी? एक परिभाषा दी। किंग कहता है कि जिस प्रकार एक ऋतु समाप्त होने के बाद, एक ऋतु समाप्त होने के बाद दूसरी ऋतु का आगमन होता है, दूसरी ऋतु का आगमन होता है, ठीक उसी प्रकार जब बाल्यावस्था समाप्त होती है तो बाल्यावस्था समाप्त होने के बाद में किशोरावस्था का आगमन होता है। ये कौन स्वीकार करता है? दोस्तों किंग ने परिभाषा दी। किंग कहता है कि जिस प्रकार एक ऋतु समाप्त हो जाती है और एक ऋतु समाप्त होने के बाद में दूसरी ऋतु का आगमन होता है, ठीक उसी प्रकार जब बाल्यावस्था का आयु काल है 6 से लेकर 12 वर्ष तक चलता है, जब बाल्यावस्था पूरी हो जाती है तो उसके तुरंत बाद में कौन सी अवस्था का आगमन हो जाता है? किशोरावस्था का आगमन हो जाता है। और बाल्यावस्था के जो लक्षण है दोस्तों वो किशोरावस्था में दिखाई देने लगते हैं। बहुत ही गजब की खतरनाक परिभाषा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने स्वीकार किए? किंग ने स्वीकार किए। ठीक है। इसके अलावा एक और विचार हुए, एक और कमेटी बनी थी जिसका नाम था हेंडो कमेटी। क्या नाम था भाई? हेंडो कमेटी। ठीक है। इस हेंडो कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी
और रिपोर्ट में कहा था कि 11 या 12 वर्ष की 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में जवार सा उठता है, और उसे सही दिशा दे दी जाए तो वह सही दिशा दे दी जाए तो सफलता या विनाश की सफलता या विनाश की स्थिति उभरती है। ठीक है भाई। हेंडो कमेटी ने किशोरावस्था के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जब बालक 11 या 12 वर्ष का होता है तब उसकी नसों में जवार सा यानी तूफान सा उठता है। ठीक है, तूफान सा उठता है, और उस समय यदि बालक को सही दिशा दे जाती है तो वो सफलता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब बालक किशोरावस्था में प्राप्त करता है और उस समय उसको सही दिशा नहीं दी जाती है तो वो सफल नहीं हो पाता है, वो विनाश का कारण बन जाता है और अपने चरित्र का निर्माण करने की बजाय वो बालक क्या कर लेता है दोस्तों, वो अपना विनाश कर लेता है। तो एक बार फिर से बात करते हैं दोस्तों, किशोरावस्था का आयु काल है वो 13 से लेकर 19 वर्ष तक स्वीकार किया गया। कितना स्वीकार किया है? 13 से लेकर 19 वर्ष है। एक शब्द में कहें तो टीन एज कहते हैं। एक शब्द में क्या कहते हैं? टीन एज कहते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलेसेंस कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्व रूप में विकसित होना। क्या होना? परिपक्व रूप में विकसित होना। किशोरावस्था के विकास को दो भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक स्टेनले हॉल है। दोस्तों पुस्तक का नाम है एडोलेसेंस है। स्टेनले हॉल स्वीकार करता है कि किशोरावस्था में बालक का विकास है वो अकस्मात अर्थात अचानक से होता है। लेकिन क्रमिक विकास का सिद्धांत थोंडाइक, होलिंगबर्ग और किंग ने दिया था। इन तीनों का मानना है कि किशोरावस्था में बालक का विकास वो अकस्मात नहीं होकर, अचानक नहीं होकर क्रम के अनुसार होता है। परिभाषा दी है किंग ने कि जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने के बाद में दूसरे ऋतु का आगमन होता है, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था के समाप्त होने के बाद में किशोरावस्था का आगमन होता है। बाल्यावस्था के जो लक्षण है वो किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। हेंडो कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में एक जवार सा उठता है, एक तूफान सा उठता है। उस समय यदि बालक को सही दिशा दी जाती है तो वो सफलता को प्राप्त करता है, और सही दिशा नहीं दी जाती है तो वो विनाश का कारण बन जाता है, अर्थात अपने चरित्र का वो विकास नहीं कर पाता है। वह ये जो जवान सा जो बालक की नसों में उठता है, ये कौन सी अवस्था में दोस्तों? किशोरावस्था की विशेषता मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे तथ्य आप सभी को समझ में आए होंगे। दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई मिटा दूं? हाँ भाई, अब हम अध्ययन करते हैं किशोरावस्था की परिभाषाएं। किशोरावस्था की परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे विचारक हुए हैं, महान वैज्ञानिक हुए हैं, और उन सारे मनोविज्ञानियों ने क्या किया दोस्तों? किशोरावस्था के संबंध में सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, उनमें से किस विचारक ने अपने विचार किस आधार पर प्रस्तुत किए, वही किशोरावस्था की परिभाषाएं मानी जाती है।
तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं किलपेट्री के अनुसार। किलपेट्री दोस्तों, किलपेट्री कहता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल दोस्तों, काल का अर्थ होता है समय। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है दोस्तों। ये परिभाषा किसके द्वारा स्वीकार की? ये परिभाषा कार्ल सेनेक स्वीकार करता है। कौन स्वीकार करता है दोस्तों? ये परिभाषा कार्ल सेनेक स्वीकार करता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में जब बालक प्राप्त कर लेता है जब बालक किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है दोस्तों, तो इस किशोरावस्था में प्राप्त किए उस बालक के जो विचार है वो न तो अपने विचार अपने से छोटे व्यक्ति से मिलते और न ही अपने बड़े व्यक्ति से मिलते। समाज में बालक को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता न दी जाती है। उसको परिवार के सदस्यों के द्वारा, माता पिता के द्वारा पाबंद रखा जाता है। तो दोस्तों वो अपने आप को असहाय महसूस करता है और असहाय महसूस करने के कारण उसका समायोजन समाज में और परिवार के लोगों के साथ में नहीं हो पाता है। तब उसको अपना जो जीवन है दोस्तों वो कैसा लगता है? ये बहुत ज्यादा कठिन लगता है। क्या लगता है? कठिन लगता है अपना जीवन। तो ये बात किसने स्वीकार की? किलपेट्रिक ने स्वीकार किया कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। और आप सभी दोस्त किशोरावस्था से गुजरे तो कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, इसके बाद में जो परिभाषा दी है दोस्तों वो दिए स्टेनले होल ने। किसने दिए? स्टेनले होल ने किशोरावस्था के संबंध में दो परिभाषा दी है, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है, एग्जाम में कम से कम 10-15 बार पूछी गई है। कहता है कि किशोरावस्था दबाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। बात सही कह रहा है, इसमें क्या गलत है? किलपेट्री की जो परिभाषा थी उस परिभाषा को थोड़ा सा घुमा दिया। किशोरावस्था में व्यक्ति दबाव महसूस करता है, उसके नसों में जवार तूफान सा। हिंडो कमेटी की रिपोर्ट अभी हमने पढ़ी थी कि 11 या 12 वर्ष को जब बालक प्राप्त करता है तो उसकी नसों में जवार सा, तीव्र तूफान सा उठना है और वो तूफान किस दिशा में जाएगा ये बालक को बिल्कुल पता नहीं होता है। किसी विचारक के द्वारा, किसी अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा, फिर अध्यापक के द्वारा उसको सही दिशा बता दी जाती है तो वो अपने चरित्र का विकास कर लेता है। गलत दिशा में पड़ जाता है तो वो अपने चरित्र का विनाश कर लेता है। तो किशोरावस्था दबाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। बहुत सारी कठिनाइयों का उस बालक को सामना करना पड़ता है, तूफान सा उनकी रगों में उड़ता रहता है। तो दोस्तों ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा स्टेनले होल के द्वारा दी गई है। स्टेनले होल ने किशोरावस्था की दूसरी एक और परिभाषा दी है दोस्तों। स्टेनले होल कहता है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ आदर्शों के जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के एवं श्रेष्ठ आदर्शों के दर्शन होते हैं। स्टेनले होल कहता है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें बालक श्रेष्ठ विशेषताएं एवं श्रेष्ठ आदर्श ग्रहण करता है। लेकिन दोस्तों ये श्रेष्ठ विशेषताएं एवं श्रेष्ठ आदर्श बालक कब ग्रहण करता है? जब ये अच्छे लोगों के साथ में इसकी संगति होती है। इस बालक की जब संगति किसी बुरे लोगों के साथ हो जाती है तो उसमें जो लत लग जाती आदतें पड़ जाती है, वो बुरी आदतें पड़ जाती है कि एक बालक 20 व्यक्तियों को
एक व्यक्ति 20 व्यक्तियों को शराब पिलाना सिखा सकता है, लेकिन 20 व्यक्ति मिलकर उसके शराब नहीं छुड़ा सकते। इसका मतलब आदतें उन्होंने वातावरण से ग्रहण करी है। इसलिए किशोरावस्था में बालक की संगति अच्छी हो और वातावरण अच्छा होता है तो वो अपनी श्रेष्ठ आदतों को एवं श्रेष्ठ विशेषताओं को प्राप्त करता है और अपने चरित्र का निर्माण करता है। पहले तो वो अनाड़ी होता है, नासमझ होता है। किशोरावस्था में यदि उसको समझ प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब उस बालक का अब दोबारा जन्म हुआ है। तो किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं एवं श्रेष्ठ आदर्शों के श्रेष्ठ विशेषताओं एवं श्रेष्ठ आदर्शों के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। और ये किसने स्वीकार किया है, ये दो परिभाषा स्टैनले हॉल ने स्वीकार की। दोस्तों दूसरी जो परिभाषा है ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछी हुई परिभाषा है। परिभाषा हम वही परिभाषा पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछी गई है। बाकी अन्यथा आपको और कहीं पढ़नी है तो बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलते हैं जिसमें फालतू का कचरा घुसेड़ रखा है, अपने को एकदम से पिन पॉइंटेड ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों परिभाषा दी है रोस ने, किसने, रोस, J.S. रोस इसका पूरा नाम है। ये कहता है कि किशोरावस्था शेषवावस्था की किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। रोज स्वीकार करता है कि किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। ऐसा कह सकते हैं कि बालक का शारीरिक मानसिक संवेगात्मक है और जो गामक विकास है वो शेषवावस्था में हो जाता है। उसी विकास की किशोरावस्था में आने के बाद में पुनरावृत्ति होती है और जब बालक की पुनरावृत्ति होती है तब वो क्या करता है दोस्तों, वो परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। क्या करता है, परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। तो ये परिभाषा किसने स्वीकार की, रोस ने। किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। इसके अलावा जो परिभाषा पढ़ेंगे वो है वेलेंटाइन की। वेलेंटाइन दोस्तों, वेलेंटाइन वेलेंटाइन कहता है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल है, ठीक है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल है। ये परिभाषा किसके द्वारा स्वीकार की है दोस्तों, ये वेलेंटाइन के द्वारा स्वीकार की। क्योंकि जब बालक किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में तूफान सा आया हुआ रहता है और कोई कार्य सही है या फिर गलत हो रहा है इसकी जो चिंता है वो बालक नहीं करता है और वो किसी भी प्रकार का अपराध करता है। अपराध करते समय वो डर भय बिल्कुल भी महसूस नहीं करता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा स्वीकार की, वेलेंटाइन। वेलेंटाइन कहता है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का कैसा काल है दोस्तों, नाजुक काल है, ठीक है। इसके अलावा परिभाषा दे विंग एंड हंट के अनुसार, किसके अनुसार, विंग एंड हंट। दोस्तों विंग एंड हंट कहता है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को, किशोरावस्था की विशेषताओं को, किशोरावस्था की विशेषताओं को यदि व्यक्त करना हो, यदि व्यक्त करना हो तो सर्वोत्तम अभिव्यक्ति, तो उसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति दोस्तों परिवर्तन है, परिवर्तन है, ठीक है। विंग एंड हंट कहता है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को यदि व्यक्त करना हो तो उसकी सर्वोत्तम जो अभिव्यक्ति है वो क्या मानी जाती है, वो परिवर्तन मानी जाती है। कि जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर के विभिन्न अंगों में, उसके सोचने समझने की शक्ति में, उसकी कल्पना शक्ति में, उसकी विचार शक्ति में जो उसकी सारी स्थितियां होती है, सारी शक्तियां होती है, सारी जो योग्यताएं होती है, उसकी अभिवृत्ति होती है, अभिरुचि होती है, रुचि होती है, उसका दृष्टिकोण होता है, उसका नजरिया होता है दोस्तों, उसका एप्टीट्यूड होता है, उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है,
परिवर्तन हो जाता है। तो ये किसके द्वारा स्वीकार किया दोस्तों, विंग एवं हंट के द्वारा स्वीकार किया। इसके अलावा जो परिभाषा दी वो दी क्रो एंड करो ने, करो एंड करो। दोस्तों करो एंड करो कहता है कि किशोर वर्तमान अथा किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, करो एंड करो कहता है कि किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। तो करो एंड करो कहता है कि किशोर अवस्था में बालक जब प्राप्त कर लेता है और जब वो किशोर हो जाता है तब वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं और आगे किस प्रकार की स्थितियां घटित होने वाली है, कैसा उसका चरित्र बनने वाला है, उसकी आशा को क्या करता है, वो व्यक्त कर देता है कि सपूत के पैर पालने में दिखाई दे देते हैं। किशोर अवस्था में प्रवेश करने के बाद में उसके भविष्य का पता लगने लग जाता है, ये सही दिशा में जा रहा है, भविष्य अच्छा होगा, सही दिशा में नहीं जा रहा है तो सोचने बात है ही नहीं। इसके अलावा जो परिभाषा दी है वो दी दोस्तों कुलहन के द्वारा। कुलहन कहता है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन काल है। बहुत ही शानदार परिभाषा दी गई दोस्तों किसके द्वारा, कुलहन के द्वारा। कुलहन कहता है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, कि बालक के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक जो विकास होता है उसमें जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे परिवर्तन दोस्तों किशोरावस्था में होते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में तो स्थायित्व रहता है और किशोरावस्था पूरी कर लेने के बाद में परिवर्तन होते नहीं है। वृद्धि होती है वो केवल पेट बढ़ना, मोटा होना, बस यही हो सकता है, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होता है। कि 19 वर्ष का बालक 6 फीट का हो गया है, इसका मतलब वो 30 वर्ष का होने के बाद में वो 8 फीट का बिल्कुल भी नहीं होगा, वो 6 फीट का ही रहेगा। जो भी परिवर्तन होना है वो कौन सी अवस्था में होंगे, वो केवल और किशोरावस्था में ही होंगे, केवल और केवल। तो कुलहन कहता है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल माना गया है। दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं, किशोरावस्था की परिभाषा में सबसे पहले परिभाषा दे किलपेट्रिक कहता है कि किशोरावस्था जीवन का कैसा काल माना गया। दोस्तों किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस चैनल हॉल ने 2 परिभाषा दी है। सबसे पहले परिभाषा दी कि किशोरावस्था दबाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरी परिभाषा दी कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें व्यक्ति श्रेष्ठ विशेषताओं एवं श्रेष्ठ आदर्शों को क्या करता है दोस्तों, प्राप्त करता है। रोज कहता है कि किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति मानी गई है। ठीक है, शेषवावस्था में शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की स्थितियां विकसित हो जाती हैं और जब किशोरावस्था को बालक प्राप्त करता है तब उसमें परिपक्वता आ जाती है। वैलेंटाइन कहता है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का कैसा काल है। दोस्तों नाजुक काल है, बालक अपराध करता टाइम लगाता है नहीं है, ऐसा लगता है कि आसानी के साथ होने वाला कार्य था। विंग एवं हंड कहता है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को यदि एक शब्द में व्यक्त करना होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको परिवर्तन नाम दिया। तो परिवर्तन का नाम किशोरावस्था है। परिवर्तन किसने किया, विंग एंड हंट ने किया। करेंट करो कहता है कि किशोरावस्था वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है, जबकि कुलन कहता है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल माना गया है। तो उम्मीद करता हूं कि तथ्य समझ में आ गए हैं। तो दोस्तों इनका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई मिटा दूं। दोस्तों 1-2 परिभाषा और बच गई जिनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से वो एक परिभाषाएं भी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है, तो हमें यदि थोड़ी बहुत परिभाषाएं भी याद रहती है तो नई परिभाषा हमारे सामने निकल के आती है, उसको हम आसानी के साथ में समझ सकते हैं।
दोस्तों हम सबसे पहले अब परिभाषा पढ़ते हैं जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे कहता है कि किशोरावस्था, किशोरावस्था महान आदर्शों एवं महान आदर्शों एवं वास्तविकताओं वास्तविकताओं के अनुकूलन का समय है। अनुकूलन का समय है यानी काल है कि जब बालक किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो अपने आदर्शों की पहचान करने लग जाता है, उनको ग्रहण करने लग जाता है, और जो वास्तविक स्थितियां होती है दोस्तों उनका भी वो, उनके बारे में भी वो जानकारी प्राप्त करने लग जाता है। दोस्तों अनुकूलन, इस अनुकूलन को जीन पियाजे ने कि एक बालक की, जीन पियाजे का सिद्धांत मैंने अधिगम में आपको पढ़ा दिया है दोस्तों, उसमें मैंने जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं भी पढ़ाती है, 2 वीडियो अपलोड पहले भी मैं कर चुका हूं। तो अनुकूलन वहां पर हम पढ़ चुके हैं, अनुकूलन है, साम्य धारणा है, मानसिक संगठन है, मानसिक संरचना है, सबके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूं कि जीन पियाजे ने बालक की जन्मजात योग्यता, जन्मजात बालक के जन्मजात समायोजन, बालक की जन्मजात समायोजन की योग्यता को अनुकूलन कहा है। अनुकूलन कहा है। दोस्तों अनुकूलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अनुकूलन का मतलब होता है समायोजन कर लेना। कहता है कि जब बालक जन्म लेता है, जन्म होने के तुरंत बाद ही किसी न किसी आधार पर वो अपना समायोजन करना शुरू कर देता है और वो जीवन पर्यंत समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता ही रहता है। तो जीन पियाजे ने किशोरावस्था की परिभाषा दी कि किशोरावस्था महान आदर्शों एवं वास्तविकताओं को अनुकूल, वास्तविकताओं के अनुकूलन का, कि आदर्श और वास्तविक स्थितियां होते हैं, इन दोनों के बीच बालक किशोरावस्था में जब आता है तब वो तालमेल बैठाता है अर्थात समायोजन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो परिभाषा दी है वो दी दोस्तों जर्सिल्ड ने, विचारक का नाम है, किसका नाम है, एक मनोवैज्ञानिक, एक विचारक है जिसका नाम है दोस्तों जर्सिल्ड। जर्सिल्ड कहता है कि किशोरावस्था वह समय है, किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति, जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है भाई, जर्सिल्ड कहता है कि किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति क्या करता है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। दोस्तों परिपक्व होना कौन सी अवस्था की विशेषता है, किशोरावस्था की विशेषता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा स्वीकार की है, ये दोस्तों जर्सिल्ड के द्वारा स्वीकार की है। इसके अलावा एक और परिभाषा दी है बलेर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार, बलेर जोन्स और सिम्पसन। दोस्तों बलेर जोन्स और सिम्पसन कहता है कि किशोरावस्था वह समय है,
सामान्य परिभाषा याद होने वाले से ज्यादा जोर नहीं आना है दोस्तों, अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ से पहले ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह परिभाषा किसके द्वारा स्वीकार की दोस्तों? ब्लेर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार। एक बार फिर से बात करते हैं। जीन पियाजे कहता है कि किशोरावस्था महान आदर्शों एवं वास्तविकताओं के अनुकूलन का समय। अनुकूलन दोस्तों इन्होंने अनुकूलन की जीन पियाजे ने परिभाषा दी है कि अनुकूलन बालक के जन्मजात समायोजन की योग्यता होती है। क्या होती है? जन्मजात। जब बालक का जन्म होता है तब वो समायोजन करने लग जाता है, तो जन्मजात योग्यता को क्या कहा है? अनुकूलन का है। जर्सिल्ड कहता है कि किशोरावस्था वह समय है जब एक विचारशील व्यक्ति क्या करता है? बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। कि बाल्यावस्था में बालक का विकास स्थायित्व हो जाता है, स्थायी आ जाता है। किशोरावस्था में आकर शेषावस्था की पुनरावृत्ति होती और वह परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। तो यह परिभाषा जर्सिल्ड की। ब्लेर, जोन्स और सिम्पसन कहता है कि किशोरावस्था वह समय जो बाल्यावस्था के अंत से यानी 13वें वर्ष शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ यानी 19 वर्ष तक। तो 13 वर्ष से शुरू होकर 19 वर्ष यानी ये देखो टीन एज। इस आधार पर किशोरावस्था का जो आयु काल है वो कितना स्वीकार किया दोस्तों? टीन एज यानी 13 से 19 वर्ष। तो बाल्यावस्था के अंत से तो शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ से पहले ही समाप्त हो जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ब्लेर, जोन्स और सिम्पसन के द्वारा दी गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों तथ्य समझ में आए होंगे और सारे के सारे जो परिभाषा हमने 10 के लगभग परिभाषा पढ़ी है दोस्तों, ये परिभाषा एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, मिटा दो। हाँ भाई, दोस्तों अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं दूसरों, किशोरावस्था की जो सबसे पहली विशेषता है वो है चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास, ठीक है। किशोरावस्था की जो पहली विशेषता है वो है चहुमुखी विकास है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बालक किशोरावस्था को प्राप्त करता है तब बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं जो बालक का भाषाई विकास होता है दोस्तों, भाषाई विकास में परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, यानी परिपक्व हो जाता है। कि किशोरावस्था की पहली विशेषता है कि किशोरावस्था को जब बालक प्राप्त करता है तो बालक का चहुमुखी विकास हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक है, इसके अलावा सामाजिक और भाषाई जो विकास होता है वो परिपक्व हो जाता है। दूसरी जो विशेषता वो है बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का
अधिकतम विकास। ठीक है, कि जब बालक किशोर अवस्था को प्राप्त करता है दोस्तों 19 वर्ष तक बालक की जो बुद्धि है जितनी होनी वो पूर्ण हो जाती है। टीन एज यानी बालक की जो बुद्धि का विकास है वो कितने वर्ष तक हो जाता है, 19 वर्ष तक हो जाता है। और 19 वर्ष के बाद में बालक के जीवन में ज्ञान बढ़ने लगता है और ज्ञान 30 वर्ष की सीमा तक बढ़ता चला जाता है। और 30 वर्ष का जब बालक हो जाता है तब उसके जीवन में अधिगम पटार या फिर सपाट आ जाता है। क्या आ जाता है, अधिगम पटार या फिर सपाट आ जाता है। तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो कौन सी अवस्था में, 19 वर्ष तक हो जाता है। इसका मतलब किशोर अवस्था में अधिकतम हो जाता है। 19 वर्ष के बाद में बालक का ज्ञान बढ़ता है, 23 वर्ष तक बढ़ता है और 30 वर्ष के जीवन में उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो आगे आगे सीखता जाता है और पीछे पीछे से वापस बोलता चला जाता है। तो बुद्धि का अधिक्रम विकास हो जाता है। इसके कारण जब बालक में कल्पना शक्ति, इसके अलावा चिंतन मनन, तर्क वितर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता होती है उसका भी विकास हो जाता है। तो तर्क वितर्क, चिंतन मनन, कल्पना शक्ति, समस्या समाधान की शक्ति, व्याख्या विवेचना विश्लेषण संश्लेषण है, ठीक है, ये सारी जो योग्यताएं होती है, क्षमताएं होती है, इनका विकास कौन सी अवस्था में आकर हो जाता है दोस्तों, किशोर अवस्था में आकर हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है वो है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, बाल्य अवस्था में तो हमने देखा था कि बाल्य अवस्था में तो बालक के बहुत सारे मित्र थे, लेकिन जब किशोर अवस्था में बालक प्रवेश करता है तब व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, किसी विशेष व्यक्ति के साथ किसी विशेष व्यक्ति को अपना मित्र बनाना पसंद करता है। और किशोर अवस्था में बालकों के जो घनिष्ठ मित्र होते हैं वो वही होते हैं या तो साथ में सिनेमा देखने वाले, ठीक है, नृत्य करने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, सिगरेट ड्रिंक का नशा करने वाले, सिनेमा देखने वालों को उनके जैसे ही दोस्त मिलेंगे, नृत्य करने वालों वो अपने अलग ही उनकी मंडली होगी, बीड़ी सिगरेट शराब का सेवन करने वाले, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले फ्रेंडों की अलग ही मंडली होगी। तो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता कौन सी अवस्था की विशेषता है दोस्तों, किशोर अवस्था की। कल्पना का बाहुल्य, कल्पना का बाहुल्य दोस्तों, कल्पना का बाहुल्य भी किशोर अवस्था की विशेषता मानी जाती है। कल्पना जगत में विचरण तो हमने पढ़ा था शेषवा अवस्था की विशेषता, लेकिन कल्पना अनेक प्रकार के कल्पनाएं करने लग जाता है, सारी स्थितियां जो जिन में देखता है। एक बालक कोचिंग में जाता है, सुबह से लेकर शाम तक है वो कोचिंग या विद्यालय में आता है, वहां पर होने वाली जितनी प्रकार की गतिविधियां देखता है और उनमें से कुछ इच्छाएं होती है उसकी कि ऐसा वो भी बने या फिर उस विषय वस्तु को वो भी प्राप्त करे। लेकिन जिस प्रकार वास्तविकता को वो जब नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो सोने से पहले दिन की सारी जो स्थितियां होती है उनकी कल्पना करता है और तकिए पे सर रख के आराम से सो जाता है। तो कल्पना का बाहुल्य कौन सी अवस्था की विशेषता, किशोरावस्था की। दोस्तों प्रश्न पूछा हुआ है वीर पूजा या फिर नायक पूजा की भावना। प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, नायक पूजा की भावना कौन सी अवस्था की विशेषता है, नायक पूजा की भावना। प्रश्न को घुमा के पूछ लिया था, वीर पूजा या फिर नायक पूजा, नाचण की हो चाहे कूदड़ की हो, दोनों में उछलना ही होता है। तो दोस्तों जब बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो किसी राजनेता या फिर किसी अभिनेता को अपना आदर्श बना लेता है, किसी राजनेता या फिर किसी फिल्म अभिनेता को अपना आदर्श बना लेता है और उनके जैसा आचरण करता है, उनके जैसी वेशभूषा वो पहनता है। जैसे बहुत सारी आज कटिंग चल रही है, आजकल बहुत सारी ऐसी कटिंग आगे पीछे तिरछे पता नहीं, तो ये क्या करते हैं, कोई ये भी तो कोई आदर्श है, कोई खिलाड़ी या फिर किसी अभिनेता ने जिस प्रकार के कपड़े पहने किसी मूवी में या फिर कोई कटिंग वगैरह किसी खिलाड़ी ने बनवाई तो सारे लोग उनकी क्या करते हैं, नकल करते हैं, यानी उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। तो वीर पूजा या फिर नायक पूजा की भावना दोस्तों दिव्या स्वप्न की प्रवृत्ति, डे ड्रीमिंग, दिव्या स्वप्न की जो प्रवृत्ति होती है,
जागते हुए सपने देखना, लेकिन ये सारे के सारे सपने दोस्तों अचेतन मन में दबे हुए रह जाते हैं। ये बालक की ऐसी इच्छाएं होती है, ऐसे बड़ी बड़ी बातें सोच लेता है लेकिन वो पूरी नहीं कर पाता है। तो दिव्या सोपन की जो प्रवृत्ति है वो भी कौन सी अवस्था की विशेषता है दोस्तों? किशोर अवस्था की विशेषता मानी जाती है। आत्मसम्मान को महत्व है, आत्मसम्मान को महत्व है। आत्म यानी स्वयं बालक के किशोर अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है तो किशोर अवस्था में वो बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करना चाहता है, तो वो आत्म सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देता है। जब बालक है किसी अपने बुजुर्ग के पास में उठता बैठता है और उनसे बातें वगैरह करता है, तब दादा हमारा सोचता है कि यार लड़के में बहुत अच्छे संस्कार है, प्रणाम भी करता है, पैर भी छूता है, हमारे साथ में उठता बैठता है, हमारी बातें भी सुनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इसलिए करता है कि वो सम्मान प्राप्त करना चाहता है उनसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दादा 2000 रुपए दे दे, दादा से 2000 रुपए लेता है और 2000 रुपए लेने के बाद में दादा से वापस मिलने नहीं आता, दादा को 2000 का चूना लगा के चला जाता है। तो ये होता है, ये कौन सी आत्म सम्मान को महत्व है, कौन सी अवस्था की विशेषता दोस्तों? ये भी किशोर अवस्था की विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा जीवन का क्रांतिकारी काल, जीवन का क्रांतिकारी काल, उलझन की अवस्था, जीवन का क्रांतिकारी काल, उलझन की अवस्था, तार्किक एवं अमूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक एवं अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो जीवन का क्रांतिकारी काल दोस्तों किशोर अवस्था को प्राप्त करता है, और किशोर अवस्था को प्राप्त करने के बाद में उसके जीवन में जवार सा उठता है, तूफान सा उठता है और वो अपनी दुनिया को अलग ही समझने लगता है। तो जीवन का क्रांतिकारी काल, उलझन की अवस्था है, बहुत सारी समस्याएं होती है। समस्या क्यों होती है? क्योंकि अपने से जो छोटा होता है उसके साथ में भी विचार नहीं मिल पाते, अपने से बड़ा होता है उसके साथ भी विचार नहीं मिल पाते, स्वतंत्रता पूरी तरह से मिल नहीं पाती है, समायोजन कहीं पर हो नहीं पाता है। तो फिर जीवन उसको सारा संसार दोस्तों सुना सुना सा दिखाई देता है। तो उलझन की अवस्था, तार्किक एवं अमूर्त चिंतन की अवस्था का विकास हो जाता है कि सामने कोई भी विषय वस्तु नहीं होती है, केवल संकेत बिंदु ही मिल जाते हैं। पूरी विषय वस्तु का विवरण अर्थात ब्यौरा वो तैयार कर देता है। जैसे 12वीं की एग्जाम दे रहे हो, सारे प्रश्न नहीं आ रहे, एक ऐसा निबंधात्मक प्रश्न जो 6 अंक का है, 8 अंक का है, एक लाइन भी उसको नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो उसके 10 पृष्ठ भर के आता है, क्योंकि उसके अमूर्त चिंतन की बुद्धि का क्या हो गया है दोस्तों? विकास हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जो किशोरावस्था होती है, इस किशोरावस्था को स्वर्ण काल, गोल्डन एज कहते हैं। स्वर्ण काल यानी जीवन में एक सुनहरा अवसर आता है, तो स्वर्ण काल, गोल्डन एज, गोल्डन एज, किशोरावस्था में सुनहरा अवसर आता है, सुनहरा समय अपने जीवन में, ऐसा समय जीवन में कभी भी वापस नहीं आता है। तो गोल्डन एज कौन सी अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? किशोरावस्था को। दूरत एवं तीव्र विकास की अवस्था, दूरत दोस्तों, दूरत का अर्थ भी तीव्र होता है, अकस्मात होता है। दूरत एवं तीव्र विकास की अवस्था कौन सी अवस्था की विशेषता दोस्तों? किशोर अवस्था की विशेषता। और जीवन की बसंत ऋतु, जीवन का बसंत ऋतु, बसंत ऋतु का, जीवन के बसंत ऋतु का समय दोस्तों, बसंत ऋतु भी, बसंत ऋतु आती है तब क्या होता है कि बाग बगीचों में पेड़ पौधे खिलने लग जाते हैं, कलियां खिलने लग जाती है, फूल वगैरह आच्छादित हो जाते हैं। जब किशोर अवस्था में बालक प्रवेश करता है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिनको बसंत ऋतु के समान माना गया है। और जीवन का बसंत ऋतु काल या बसंत जीवन का बसंत ऋतु का समय भी दोस्तों कौन सी अवस्था को माना गया है? किशोरावस्था को माना गया। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था की जो विशेषता है कि किशोरावस्था में बालक का चहुमुखी विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई विकास में क्या हो जाता है? परिपक्वता आ जाती है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। दोस्तों बुद्धि का विकास 19 वर्ष तक होता है, उसके बाद में ज्ञान बढ़ता है, 30 वर्ष तक अधिगम पटार या फिर सपाट आ जाता है।
बुद्धि का विकास होता है तो कल्पना शक्ति, चिंतन मनन की शक्ति, तर्क वितर्क की शक्ति, समस्या समाधान की शक्ति, संश्लेषण विश्लेषण व्याख्या, सारी योग्यताएं भी क्या हो जाती है, एक के साथ विकसित हो जाती है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, कल्पना का बाहुल्य, वीर पूजा या फिर नायक पूजा की भावना, दिवास्वपन की प्रवृत्ति, आत्म सम्मान को महत्व, जीवन का क्रांतिकारी काल, उलझन की अवस्था, तार्किक एवं अमूर्त चिंतन की अवस्था, जीवन का स्वर्ण काल, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था और जीवन के बसंत ऋतु का समय भी दोस्तों किस अवस्था की विशेषता मानी गई है, तो किशोरावस्था की। दोस्तों शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हर अवस्था में हमें अलग अलग परिवर्तन देखने को मिले। प्रश्न हमें डेफिनेटली ऐसा ही पूछेगा कि कौन सी विशेषता शेषावस्था की है या फिर नहीं है, कौन सी किशोरावस्था की है या फिर नहीं है। ज्यादा आपको माथापच्ची करने की भी जरूरत नहीं है, यदि एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आसानी के साथ में याद हो जाएगी। उम्मीद करता हूं तब तक समझ में आए होंगे दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई मिटा दूं? अब देखो नेक्स्ट जो विशेषता है, नेक्स्ट विशेषता है पीडीओ में अंतर के कारण विचारों में मतभेद। पीडीओ में अंतर के कारण विचारों में मतभेद। पीडीओ में अंतर के कारण, पीडीओ में के समान जो संवेशक समूह होते हैं उनके साथ में तो उनके विचार मिलते रहते हैं, अपने छोटे और बड़े से किसी के भी साथ में विचार नहीं मिलते, तो ऐसे बालकों में क्या रहता है दोस्तों, मतभेद रहते हैं। और ये विचारों में मतभेद, पीडीओ में अंतर के कारण विचारों में मतभेद भी किशोरावस्था की विशेषता मानी गई है। इसके अलावा है समायोजन का अभाव, समायोजन का अभाव, आत्म चेतना का विकास, आत्म चेतना का विकास। इसके अलावा है काम प्रवृत्ति में, काम प्रवृत्ति में परिपक्वता, काम प्रवृत्ति में क्या आ जाती है दोस्तों, परिपक्वता आ जाती है। मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना। दोस्तों यहां पर एक परिभाषा दी है कॉल सैनिक ने, किसने दी है, कॉल सैनिक ने, कॉल सैनिक। कॉल सैनिक कहता है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, बाधा समझता है। कोल्सन ने कहता है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है कि वो कोई अनैतिक कार्य या फिर समाज की कोई सीमा होती है उससे हटकर बालक कोई कार्य करता है तो समाज का कोई भी बुजुर्ग है, माता पिता है, उस बालक को टोक देते हैं तो वो नैतिक मानदंड उनको उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते, नैतिक मानदंड भी उस बालक को सही रास्ते पर नहीं ला सकते। यदि उसको कहा जाता है तो वो बात उसको गलत लगती है, और गलत इसलिए लगती है, जब बात गलत लगती है तो वो क्या करता है कि यार ये मेरे को बार बार टोकता रहता है, मैं सही तरीका तो कर रहा हूं, मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं एकदम सही तो कर रहा हूं, ये मेरे को फालतू में मेरे से जकवात करते हैं, माथापच्ची करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। इसलिए किशोर प्रौढ़ को क्या समझता है दोस्तों, अपने मार्ग में बाधा समझता है। तो ये किस अवस्था की विशेषता, किशोर अवस्था की विशेषता। इसके अलावा अपराध प्रवृत्ति का समय,
अपराध प्रवृत्ति का समय, परिभाषा पढ़ चुके। किसने दी है? वैलेंटाइन ने दी। वैलेंटाइन कहता है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का कैसा काल है? अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल है। अपराध करते बालक तनिक भी झिझक नहीं खाता है। ठीक है। इसके अलावा जो विशेषता है वो है व्यवसाय चुनाव की चिंता। व्यवसाय चुनाव की चिंता, कौन सा कार्य करूं, कौन सा नहीं करूं। समाज सेवा व देशभक्ति की भावना। समाज सेवा व देशभक्ति की भावना। समाज सेवा व देशभक्ति की भावना कि किशोरावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो समस्या उनके सामने बहुत सारी आती है। व्यवसाय, वो किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है। अच्छी पढ़ाई कर लेता है, बीएड वगैरह कर लेता है, फिर भी सर्विस नहीं लगती है तो तगारी डालने तो नहीं जाएगा। अब क्या करे? करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। ठीक है। तो व्यवसाय चुनाव की भी चिंता आ जाती है, समाज सेवा और देशभक्ति की भावना। दोस्तों मेरा ये मानना है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति की भावना जगती है। बाकी सारे दिनों में तो युवाओं की जो देशभक्ति होती है वो सोई हुई रहती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी से एक दिन 2 दिन पहले देखते तो सारे मेरे विद्यार्थियों का, अन्य जो मेरे मित्र वगैरह, उन सारे लोगों का जो स्टेटस है वो देशभक्ति से भरा हुआ ही मिलेगा। लेकिन उन 363 दिनों को छोड़ दे भाई, 2 दिन को छोड़कर 363 दिनों में उनकी देशभक्ति कहां पर सोई हुई रहती है। समाज में आज इस प्रकार के भी लोग हो गए जो 5 रुपए के बिस्कुट किसी को दिला रहे हैं, उसकी फोटो खींचेंगे, देख मैंने महान काम किया, उसको फेसबुक है, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पर जरूर डालेंगे। समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास व अविश्वास। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास और अविश्वास। एग्जाम नजदीक आती है, सारे देवी देवताओं को मनाने लग जाता है। दोस्तों 33 करोड़ यानी 33 कोटि जो देवी देवता है वो केवल भारत में, भारत को छोड़कर कहीं अन्य देश में कोई अपना जो धर्म है उस धर्म के अलावा कोई अन्य देवी देवता का मंदिर वगैरह नहीं है, वो अपने धर्म का ही है। तो ईश्वर तथा धर्म में विश्वास और अविश्वास। जब पीछे से दबाव रहता है तब तो विश्वास करता है, 12वीं की परीक्षा में 60% आए और फिर सोचने लगता है कि यार मैं तो अकेला ही पास हुआ, किसी देवी देवता का मेरे पर कोई असर नहीं हुआ। बहुत ही गजब की परिभाषा। विषम लिंगी के प्रति आकर्षण। विषम लिंगी के प्रति आकर्षण अपने से बिछुड़ने का गम है। अपनों से बिछुड़ने का गम। विषम लिंगी के प्रति दोस्तों आकर्षण बढ़ जाता है, प्रेम भाव बढ़ जाते हैं, पत्र व्यवहार, मोबाइल पर चैटिंग करना, छिप छिप के मिलने का मजा कुछ और ही है। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद में बिछुड़ जाते हैं। ठीक है। जब आपस में आपसी प्रेम संबंध बने हुए रहते हैं तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे सीता जैसे राम की, सिया जैसे श्याम की, मैं भी उसी तरह महारानी हो गई, बिन फेरों के यारा तेरे इश्क में मैं दीवानी हो गई। ऐसी बातें करते। थोड़े दिनों के बाद में तेरे बिना जग सुना सुना लागे, अपनों से बिछुड़ने का गम। ठीक है। फिर कौन सा सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, ऐसा सिला दिया, वो सिला दिया, कोट सिला दिया, पैंट सिला दी। ठीक है। और इसके अलावा जो दोस्तों 25वीं विशेषता है वो है समवेशक समूह भावना। समवेशक समूह भावना। लड़का लड़के के साथ में बातें चीतें करना, हंसी मजाक करना, छेड़छाड़ करना पसंद करते। लड़कियां लड़कियों के साथ में हंसी मजाक करना, दूसरे लड़कों की बातें करना एवं छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करती है। दोस्तों किशोर अवस्था की इस आधार पर हमने 25 विशेषताओं को, यानी 20 से कम तो हमने किसी भी अवस्था की विशेषता नहीं पढ़ी। शेषवावस्था में भी हमने 25 के लगभग पढ़ी है, बाल्यावस्था में भी हमने 20 प्लस पढ़ी है और 25 विशेषताओं का अध्ययन हमने किशोरावस्था का किया। पर्सन इसी में से उठ के आने की बहुत बहुत संभावना रहती है।
तो पीडीओ में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, किशोरावस्था की विशेषता, समायोजन का अभाव, आत्म चेतन का विकास, काम प्रवृत्ति में परिपक्वता, मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। परिभाषा कोल्सनिक ने दी है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। अपराध प्रवृत्ति का नाचुकाल, परिभाषा वैलेंटाइन ने दी है। ठीक है। व्यवसाय चुनाव की चिंता, समाज सेवा व देशभक्ति की भावना, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण, अपनों से बिछड़ने का गम और समवयस्क समूह की भावना दोस्तों किशोरावस्था की विशेषता मानी जाती है। उम्मीद करता हूं तथ्य बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। तो कमेंट करके मुझे बताएं, गलती होगी तो उसके बारे में भी बताएं, नहीं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सारे दोस्तों के साथ में फैलाएं। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है भाई। अब हम अध्ययन करते हैं किशोरावस्था में शैक्षिक स्वरूप, बालकों को शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, कैसा स्वतंत्रता बालकों को होनी चाहिए। किशोरावस्था में शैक्षिक स्वरूप, किशोरावस्था में शैक्षिक स्वरूप यानी किशोरावस्था में जब बालक प्राप्त कर लेता है किशोरावस्था में, तो बालकों का चहुमुखी विकास करने के लिए किस प्रकार की उनको शिक्षा दी जाए। तो सबसे पहला जो हमारा शैक्षिक स्वरूप है वह है यौवन शिक्षा की। यौवन शिक्षा की उचित व्यवस्था। यौवन शिक्षा की कि बालकों को यौन शिक्षा यौवन के संबंध में शिक्षा देने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि यदि बालक को यौवन शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई होगी तो बालक यौन अपराध एवं यौन जो भ्रांतियां होती है, यौन भ्रांतियां एवं यौन अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा तो वो किसी भी प्रकार का गलत कार्य करना नहीं सोचेगा। तो विद्यालय में यौवन शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा, विद्यालय में क्या होनी चाहिए? शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा, खेल एवं दोस्तों व्यायाम की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। व्यायाम की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा, खेल एवं व्यायाम की जो उचित व्यवस्था है वो विद्यालय में होनी चाहिए, क्योंकि बालक उधर बिजी रहेंगे, दूसरी तरफ काम ध्यान नहीं भटकेगा। उचित एवं अच्छे संवेगों का विकास। उचित एवं अच्छे संवेगों का विकास। दोस्तों अध्यापक का दायित्व है उचित संवेगों का एवं अच्छे संवेगों का विकास करने का दायित्व एक अध्यापक का माना जाता है। एक अध्यापक का व्यवहार और चरित्र जितना शानदार होगा वो उतने अच्छे एवं उचित संवेगों का विकास कर पाएगा। पाठ्य सहगामी गतिविधियों का, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन। दोस्तों ये जो विशेषता है, ये जो स्वरूप है वो बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था सभी अवस्थाओं में लागू होता है। राष्ट्रीय पर्व व विद्यालय में होने वाले समारोह है।
होने वाले समारोह में उचित भागीदारी दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय पर्व है, विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई समारोह हो रहा हो दोस्तों, कोई भी अपराध प्रवृत्ति का बालक है उसको कक्षा का मॉनिटर बना दे या फिर उसको अध्यक्ष वगैरह बना दे। धीरे धीरे जब उस पर जिम्मेदारी आएगी उसके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन होता चला जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों के अलावा महापुरुषों की जयंतियां, महापुरुषों की जयंतियां, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में किशोरों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। किसी भी महापुरुष है, महात्मा गांधी या फिर शिक्षक दिवस पर राधा, महापुरुषों की जयंतियां और श्रद्धांजलियां दोस्तों कार्यक्रम विद्यालय में होते हैं, उनमें किशोरों को बोलने के, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर किशोरों को बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। यदि उनको इस प्रकार के अवसर दिए जाते हैं उनकी झिझक निकलती है और वो देश के लिए भावी नागरिक बन के उभर के आते हैं। तो किशोरावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है वह यौवन शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा, खेल व्यायाम की भी व्यवस्था होनी चाहिए, उचित एवं अच्छे संवेगों का विकास होना चाहिए, पाठ्यगामी गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व एवं विद्यालय में होने वाले समारोह में बालकों को उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। महापुरुषों की जयंती एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बालकों को बोलने का मौका भी दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि तथ्य आपको आसानी के साथ में समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई कमी रहती है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं।